नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात, दोनों फिर आ सकते हैं एक साथ। 2024 में नीतीश के चुनाव रणनीतिकार बन सकते हैं पीके। दिल्ली में केजरीवाल सरकार अब सभी को नहीं देगी फ्री बिजली, अब मांगने वालों को ही मिलेगी फ्री बिजली की सुविधा। फ्री बिजली के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहेंगे सौरव गांगुली, जय शाह का सचिव पद भी बचा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अनिवार्य कूलिंग ऑफ क्लोज में संशोधन को दी मंजूरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 224 अंकों की गिरावट के साथ 60,347 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 66 अंक गिरकर 18,004 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है मजबूत होती कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से। आज इस यात्रा का 8वां दिन था। आज यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम में प्रख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवगिरी मठ गए। तो कैसा रहा यात्रा का 8वां दिन, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देखेंगे कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या गंभीर आरोप लगाया। वहीं बात होगी बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर भड़की महुआ की सलाह की। साथ ही जानेंगे गोवा कांग्रेस में बीजेपी की सेंधुमारी से गुस्साई कांग्रेस ने कैसे साधा बीजेपी पर निशाना। इन बड़ी खबरों के अलावा और भी तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा हर दिन के साथ मजबूत होती जा रही है, जिससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। और आज राहुल गांधी ने 8वें दिन भी यात्रा की शानदार शुरुआत की। शिवगिरी मठ में राहुल ने सन्यासियों से मुलाकात कर संत श्री नारायण गुरु के आगे शीश नवाया। और क्या कुछ रहा आज के दिन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास लिख रही है। यात्रा की तस्वीरें और वीडियो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। राहुल की यात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। राहुल ने आज यात्रा का शुभारंभ केरल के नवाईकुलम से किया। केरल में यात्रा का आज चौथा दिन है। अभी कुछ और दिनों तक राहुल की यात्रा केरल में ही रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन भी अपार भीड़ जुटी है। इस दौरान राहुल गांधी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि भाषा भाव से बनती है, सभी भाषाएं खूबसूरत हैं और उनका आपसी तालमेल ही हमारे देश की विविधता और संस्कृति को दर्शाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल की यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां वहां वो मोहब्बत का पैगाम देते जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 15-16 सितंबर को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां उनका सामना शी जिनपिंग से भी होगा। राहुल ने इस मुलाकात को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और सवाल पूछा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। पीएम ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दी है। क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे पुनः प्राप्त किया जाएगा? अपनी यात्रा की कामयाबी के साथ साथ राहुल गांधी पीएम मोदी पर भी लगातार हमलावर हैं। वो लगातार मोदी सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि 2024 में उनका सामना एक मंझे हुए राजनेता राहुल गांधी से होने वाला है। और यही वजह है कि पीएम मोदी जैसे राहुल की यात्रा की हर तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं, वैसे राहुल गांधी भी पीएम मोदी की हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल की ये यात्रा हर रोज कामयाबी की नई इबारत लिख रही है। राहुल गांधी ने पीएम पर चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन देने का आरोप लगाया है और सवाल भी किया है। और सरकार के पास हर बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं होगा। वैसे मोदी सरकार पर कांग्रेस की तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है और उसी कड़ी में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। क्या बोली सोनिया, देखिए रिपोर्ट। जयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस नए अंदाज में नजर आ रही है और मजबूत हो रही है, जिससे आगामी चुनाव में उनकी जीत की राह आसान होती दिख रही है। अब इसी मजबूत होती कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने पिछले 75 साल में आजादी के बाद हुए कई बदलाव का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। सोनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है और सामाजिक समरसता जानबूझकर भंग की जा रही है।
देश की सत्ता पिछले 8 सालों से मुट्ठी भर राजनेताओं और व्यापारियों के हाथों में केंद्रित हो गई है। इससे भारत का लोकतंत्र और संस्थान कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड और क्रोनिज्म की तरफ से तैयार किए गए धनबल से चुनावी नतीजों को विकृत किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां मौजूदा सरकार का विरोध करने वाले किसी भी दल को चलता कर देती है। मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा के साथ साथ सूचना के अधिकार अधिनियम और आधार जैसी पहल को और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यानी अब कांग्रेस जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर है, जो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए दिक्कत बन सकता है। चुनावों में फायदे के लिए मोदी सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है, ये आरोप लगाया है सोनिया गांधी ने। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार की किरकिरी चारों तरफ हो रही है। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त बंगाल में हो गया है और अब महुआ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार के ही स्टाइल में सबक सिखाने की सलाह दी है। बीजेपी यूपी की योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की तारीफें हर जगह करती नजर आती है और अब उसी कार्रवाई को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। महुआ ने ट्वीट कर कहा, क्या होगा अगर बंगाल में भोगी जी अजय बिष्ट के मॉडल का इस्तेमाल किया। कल सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में बुलडोजर भेज दिया। क्या बीजेपी तब भी अपनी नीति पर कायम रहेगी या बदल देगी। महुआ मोइत्रा ने ये भी कहा कि यह हिंसा बीजेपी की शिक्षा का पहला पाठ है। इसमें वो बताते हैं किस तरह पुलिस की गाड़ी में आग लगाई जाती है। बीजेपी ऐसी ही शिक्षा देती है। कल जो भी बंगाल में हुआ वह सार्वजनिक है। मोइत्रा का ये ट्वीट कल यानी मंगलवार को बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए प्रदर्शन को लेकर आया है। आपको बता दें कि मंगलवार को बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय तक मार्च निकाला गया था, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने सख्त इंतजाम किए थे, जिसके चलते पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया, जिसको लेकर ही महुआ ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है, क्योंकि यूपी में प्रदर्शनकारियों को इस तरह सबक सिखाया जाता है। वहीं इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने राज्य के गृह सचिव को बीजेपी के उन आरोपों पर 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें उसका कहना है कि उसके समर्थकों को रैली में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया था। महुआ मोइत्रा का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी बुलडोजर चले तो क्या होगा। महुआ ने एक अलग अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है, यानी बंगाल में बीजेपी का ही फॉर्मूला उसके लिए मुसीबत बन सकता है। वैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार के लिए भी अपने ही मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी राज में राशन घोटाले का खुलासा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने सड़क से विधानसभा तक शिवराज सरकार की घेराबंदी कर ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार के एक बड़े घोटाले में फंस गई है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में बड़े राशन घोटाले का खुलासा हुआ है और इस घोटाले के तार सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़े बताए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के जिस विभाग में ये घोटाला हुआ है वो विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने इस घोटाले पर चर्चा की मांग की, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसको लेकर सदन में कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने बच्चों के पोषण आहार में बड़ा घोटाला किया है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर में चीतों के स्वागत के लिए आ रहे हैं, वहीं श्योपुर को पोषण के मामले में प्रदेश में नंबर 1 है। वहीं पोषण आहार मामले पर सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखा। सीएम चौहान ने कहा कि पोषण आहार मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कार्यालय में आहार की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई और जो आहार अमानक पाए गए वो कांग्रेस के कार्यकाल के थे। हम सभी बिंदुओं पर कैग को जवाब भेजेंगे और ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। सदन में दिए गए शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से साफ है कि बीजेपी सरकार इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है और राशन घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले पर सरकार को राहत नहीं देगी। वैसे भी बीजेपी फिलहाल राज्य में भ्रष्टाचार के मामले में बैकफुट पर है। कांग्रेस के विरोध के बाद आज सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कल भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। राशन घोटाले के सामने आने के बाद शिवराज सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है और ये घोटाला अब सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार परेशान है तो अब गोवा में बीजेपी सरकार कांग्रेस को परेशान कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और कांग्रेस के इन तेवरों ने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट।
जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब बीजेपी साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाती है, लेकिन गोवा में तो कोई चुनाव नहीं है। बावजूद इसके वहां जोड़ तोड़ तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस की जड़ को हिलाने के लिए 8 विधायकों का बीजेपी में विलय करवा लिया। अब कांग्रेस के पास यहां सिर्फ 3 विधायक ही शेष बचे हैं। हालांकि बीजेपी के इस चाल के बाद भी पार्टी कमजोर नहीं पड़ी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा कि सुना है भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ आयोजित किया है। इस ट्वीट में खेड़ा ने निदा फाजली की एक कविता शेयर की है और लिखा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जो भारत जोड़ने के इस कठिन सफर में साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो बीजेपी की धमकियों से डरकर तोड़ने वालों के पास जाएं तो ये भी समझ लें कि भारत देख रहा है। कांग्रेस नेता ने अपने इस ट्वीट में बीजेपी को हकीकत का आईना दिखा दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। वैसे बीजेपी की चाल को डर के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान जनसैलाब देखा जा रहा है। यात्रा की तस्वीरें बयां करती हैं कि कांग्रेस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हाथ मजबूत होता जा रहा है। यही ताकत बीजेपी की चिंता को बढ़ा रही है। इसलिए पार्टी लगातार इसे लेकर कांग्रेस को घेर रही है। कभी टी शर्ट का बहाना बनाती है तो कभी पादरी के बयान को। लेकिन अब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है, जिस पर विपक्षी पार्टी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस के 8 विधायकों को तोड़ लिया। ऐसा करके बीजेपी कांग्रेस को झटका देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को ही घेर लिया। दूसरी तरफ यूपी में भी बीजेपी की योगी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। सपा ने आज यानी बुधवार से 18 सितंबर तक विधानसभा में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसका डर योगी सरकार में दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने महंगाई, लेवाना, अग्निकांड, कानून व्यवस्था और उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने के लिए 14 सितंबर से 18 सितंबर तक विधानसभा भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना देने की घोषणा की थी। लेकिन सपा के इस एक्शन से बीजेपी में खलबली मच गई और सरकार ने सपा के प्लान को फ्लॉप करने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा दी और अब पार्टी विधायकों के घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सपा प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी भारी फोर्स तैनात है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सपा विधायकों का घर घेर रखा है। सपा मुख्यालय के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात है। पार्टी मुख्यालय के दोनों तरफ आवागमन का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं विधान भवन पहुंचने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सपा विधायक समरपाल सिंह को भी पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से हिरासत में ले लिया। योगी सरकार के इस एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधायकों के धरने से पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सरकार और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि पार्टी विधायकों के धरने से पहले पुलिस विधायकों को नजरबंद कर रही है और आवाज से निकलने से रोकने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। सपा की तरफ से किए गए एक अन्य ट्वीट में कहा गया, आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक शांतिपूर्ण ढंग से जनहित के मुद्दों के पक्ष में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तानाशाह सरकार द्वारा सपा विधायकों को पुलिस का पहरा लगाकर घरों में बंद करना बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। अब योगी सरकार के इस एक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि सपा की तैयारियों से योगी सरकार डर गई, इसलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात सेमीकंडक्टर प्लांट पर मचे बवाल की। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासत जोरों पर है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने रहते हैं, तो कभी दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष का शोर सियासी गलियारों में गूंजता है। अब मसला सेमीकंडक्टर संयंत्र का है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष ने उन पर कई आरोप लगाए हैं और जवाब मांगा है, जिसके बाद शिंदे सरकार घिरती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सेमीकंडक्टर संयंत्र के मामले को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार की इस कदर घेराबंदी की है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। संयंत्र को लेकर विपक्ष ने एक के बाद एक सवालों के कई तीर छोड़े हैं। विरोधियों ने पूछा कि सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में क्यों चला गया, इसे महाराष्ट्र में वापस आना चाहिए। दरअसल वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन का 1.54 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर संयंत्र के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने संयंत्र के स्थान परिवर्तन से कुछ अपशगुन होने का आरोप लगाया। वहीं एनसीपी ने कहा कि संयंत्र छीना गया है।
पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि एक बड़ी परियोजना राज्य के हाथ से फिसल गई और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश चला गया। उधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो परियोजनाओं की पुरजोर वकालत की थी और लगभग तय हो गया था कि संयंत्र महाराष्ट्र में लगेगा, लेकिन मौजूदा सरकार निवेशकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए बड़ी परियोजनाएं यहां नहीं आ रही हैं। ठाकरे ने कहा कि पूर्ववर्ती एनडीए सरकार कंपनी के साथ संपर्क में थी और इस साल जनवरी में उसके अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही थी, उद्योग मंत्री क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 26 जुलाई को ट्वीट किया कि संयंत्र महाराष्ट्र में लगेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजनीतिक सभाओं से फुर्सत नहीं मिलती और गुजरात ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीन लिया है। गुजरात चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी गुजरात के हितों का बचाव करती दिख रही है। वहीं इस मामले में मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने भी शिंदे सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने इस बात की जाँच की मांग की है कि ये सौदा महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में कैसे गया। महाराष्ट्र निवेशकों की प्राथमिकता थी, लेकिन गुजरात तक पहुंचाने वाला सौदा गंभीर है और अच्छा संकेत नहीं है। अब सेमीकंडक्टर संयंत्र के मसले को लेकर समूचा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि शिंदे सरकार तीखे सवालों का कैसे जवाब देती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।